देश की आधी आज़ादी की आबादी की बात और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिला निवेशकों का रुझान इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहा है, कैसे वो आत्मनिर्भर हो रही हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। आज फोकस हमारा पूरे शो पर इसी बात पे होगा। पहले आधे घंटे हम बात करेंगे विमेन इन्वेस्टर्स से, उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और उसके बाद एक सक्सेसफुल कामयाब महिला उद्यमी से आपको मिलवाएंगे, जहाँ पर उनकी फाइनेंशियल रणनीति और उनके आर्थिक सपनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन शो की शुरुआत सवाल जवाब के साथ। हर्षवर्धन रुंगटा, CEO रुंगटा सिक्योरिटीज़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, हाय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवाल भी हम लेना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से रीमा हमारी दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं, फ़ोन लाइन पर शायद हमारे साथ नहीं है। ये सवाल यूट्यूब के ज़रिए इन्होंने भेजा है। पंजाब की रहने वाली हैं और म्यूचुअल फंड में पिछले 2 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं हर्ष, और इन्होंने जो है 2 ETF अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, कुछ स्टॉक्स भी करती हैं और हेजिंग भी अपनाती हैं अपने पोर्टफोलियो में एज अ स्ट्रैटेजी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर मेरे साथ फ़ोन लाइन पर ये जुड़ जाएं तो और भी अच्छा होगा। बहरहाल फंड्स के लिहाज से जो डिटेल्स मेरे पास हैं हर्ष, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स इनके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है इनके पास। फिलहाल अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू इन्होंने दे दी है। ETFs में इनके पास CPSE ETF है और निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड पीस इन्होंने ले रखा है। टाइम होराइजन अपना 10 इयर्स बता रही हैं, 2035 तक रिटायर होना चाहती हैं, डिसेंट कॉर्पस खड़ा करना है, उसके बाद SWP के ज़रिए रिटायरमेंट बिताएंगी जहाँ तक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात है। और जानना चाहती हैं कि 60 से 80 हज़ार रुपये रिटायरमेंट के बाद हर महीना इनको कैसे मिलेगा। ETFs में इनकी SIP क्या सही है या नहीं, आप इनको बताइएगा। और किस तरह से कंपाउंडिंग का इनको फ़ायदा मिल सकता है, लमसम निवेश करना क्या सही है या नहीं। सोने में क्योंकि ये निवेश कर रही हैं तो क्या लमसम निवेश करके भूल सकते हैं, ये भी जानना चाहती हैं। चलिए, इन्होंने स्टॉक्स का भी अपना पूरा पोर्टफोलियो दे रखा है। हालांकि रीमा जी से गुजारिश है कि स्टॉक्स के लिए हम सुबह 1-10:30 बजे शो लेके आते हैं, योर स्टॉक 11 बजे आता है, शहबाज सबका अधिकार, वहाँ पे अपने सवाल आप भेज सकती हैं स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन फिलहाल ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में इक्विटी के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स का आपका पोर्टफोलियो कैसा है, जो आपने गोल्स अपने लिए तय किए हुए हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जो आपका लक्ष्य SWP का है ऑलमोस्ट 60 to 80,000 पर मंथ की रिक्वायरमेंट का, ये सब कैसे होगा, इस पर हम जाते हैं। और हर चरणबद्ध तरीके से स्टेजेस वाइज हम जाएंगे इनके पोर्टफोलियो में। सबसे पहले पोर्टफोलियो मिक्स इन टर्म्स ऑफ फंड्स। तो देखिए कविता, अगर हम सवाल को पहले समझें तो इन्होंने क्या है ना, बहुत अच्छी तरह अपने सारे गोल्स, सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इनका पोस्ट रिटायरमेंट ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं कॉर्पस इकट्ठा करने के बाद हर महीने मुझे 60 to 80,000 रुपीज SWP के जरिए से निकालने वाली हूँ। 2035 में रिटायरमेंट है, विच इज 10 years फ्रॉम नाउ। सो आई थिंक इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, वो है कि सारा जो अपना फाइनेंशियल रोड मैप है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह आर्टिकुलेट कर रखा है और इन्हें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि इन्हें अपने पैसों से चाहिए क्या एग्जैक्टली। अब इनके अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाते हैं, ये 10,500 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही है और इनके पास 4 स्कीम्स हैं। और ये 4 स्कीम्स में जो अगर देखेंगे 70% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप की तरफ है, बाकी का जो 30% है वो एक मिड कैप और स्मॉल कैप में है। तो ये जो आइडियल सिचुएशन होती है कि एक कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर बनता है कि भाई आपका मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कोर पोर्टफोलियो बनता है, जो मान लीजिए फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप के माध्यम से उन्होंने तय किया है, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्होंने एक सैटेलाइट अप्रोच लिया है। तो आई थिंक ये जो अप्रोच है इनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, जो एलोकेशन है, जो स्कीम सिलेक्शन है, म्यूचुअल फंड को लेके जो इनका पोर्टफोलियो, उस पर कोई शिकायत नहीं है। और मैं कहूंगा कि ये जैसा है वैसे का वैसा कंटिन्यू करती है। इन्होंने अपने सवाल में एक और जगह लिखा था कि इन्होंने स्टेप अप कर रखा है, जो लार्ज कैप इनका इंडेक्स फंड है और पराग वाला एक फ्लेक्सी कैप है, इसमें इन्होंने स्टेप अप भी कर रखा है। तो आई थिंक जो अप्रोच है, जिस हिसाब से ये इन्वेस्ट कर रही हैं, वो एकदम परफेक्ट है। और 10 साल का टाइम होराइजन है तो इक्विटी में बने रह सकती हैं। इनका सवाल था कि ये CPSE ETF और गोल्ड ETF ले रखी हैं, ये ETFs को ट्रैक नहीं कर पाती। ये इन्होंने लिखा है कि मैं ETFs को ट्रैक नहीं कर सकती हूँ, तो क्या करना चाहिए। सो वेल, आपके पास एक ऑप्शन है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं, आपके जो 4 स्कीम्स हैं, उसी तरह आप अगर PSU में रहना चाहती है, CPSE ETF क्या है, बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसका इक्विवेलेंट आपको म्यूचुअल फंड में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का अंडरटेकिंग्स का फंड है,
मान लीजिए एबीएसएल पीएसयू फंड है, पीएसयू इक्विटी फंड है। सो बेसिकली क्या करता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ही इन्वेस्ट करेगा। सीपीएसई ईटीएफ क्या करता है कि एक बास्केट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनका उनके शेयर्स हैं, उसी को रेप्लिकेट करता है। तो अगर आपको ईटीएफ में दिक्कत आ रही है तो आप पीएसयू फंड ले सकते हैं, विच इज कंपेरेबल टू सीपीएसई ईटीएफ। एकदम एग्जैक्ट कंपैरिजन तो ऑफकोर्स होगा नहीं, कई स्टॉक्स में थोड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का फंड आपको म्यूचुअल फंड के जरिए आपके पास है। वैसे ही गोल्ड में जो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रही हैं, अगर ईटीएफ में नहीं करना चाहती तो आपके पास गोल्ड फंड है। तो जो आप म्यूचुअल फंड में जैसे इन्वेस्ट करती वैसे का वैसा आप गोल्ड फंड में कर सकती हैं। तो आई थिंक आपको ये तय कर लेना है कि आपको ईटीएफ के माध्यम से कंटिन्यू करना है कि म्यूचुअल फंड में जाना है। अगर म्यूचुअल फंड में जाना है, मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। आपका सवाल था कि एक लमसम आपके पास है तो क्या गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट करके भूल सकती हैं। सो वेल, गोल्ड एक एलोकेशन होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन होता है गोल्ड, जो आप 10 to 15%, मान लीजिए आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, सो आप 10 से 15,000 रुपए आप गोल्ड में एलोकेट करती हैं एज एन एसेट क्लास। ये डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूं। तो गोल्ड में और एंट्री और एग्जिट टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एलोकेशन की बात कर रहा हूं। सो 10 to 15% आपके पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में रख सकती हैं। अब क्या ये सही टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का लमसम? उसका जवाब आपको शायद कोई कमोडिटी शो पे कोई कमोडिटी एक्सपर्ट आपको दे पाएंगे कि गोल्ड में अभी इस लेवल पे लमसम डालना ठीक है कि नहीं। मैं आपको एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से बता सकता हूं 10 to 15% आप एलोकेट कर सकती हैं। सो वेल, ऑल इन ऑल जिस तरह से आप जा रही हैं, मुझे लगता है कि आपका अप्रोच फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर अच्छा है, आपकी स्कीम सिलेक्शन अच्छी है, एलोकेशन अच्छे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। सो जैसा आप कर रही हैं वैसा कंटिन्यू करिए। जो बदलाव करने हैं या ईटीएफ से फंड में जाना है वो डिसीजन आप ले सकती हैं, उसके फायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए। ऑल राइट रीमा, जस्ट इन केस आप शो देख रही हैं, इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है हर्ष, उनके बिहाफ पे सोने के साथ साथ क्या चांदी को भी इनको कंसिडर कर लेना चाहिए? यस, इनफैक्ट आई वुड से कि प्रेशियस मेटल्स एक कैटेगरी है जो हम एलोकेशन की बात करेंगे 10 to 15% आपको एलोकेट करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। वो अधिकतम लोग गोल्ड समझते हैं, लेकिन वो हम प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं। तो प्रेशियस मेटल में सिल्वर भी आता है। और अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास एक ऑप्शंस हैं जहां पे फंड हाउसेस आपको बोल के ऑप्शंस दे रहे हैं। आपको करना है कि आपको एक एक्सक्लूसिव गोल्ड फंड लेना है, आप गोल्ड एंड सिल्वर फंड के नाम पे भी ले सकती हैं। तो एक ही स्कीम में आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मिल जाएगा। ऑलराइट, एक बार आप फिर से इनको टोटल एसआईपी का अमाउंट बताएंगे जो इनको बढ़ाना है, सो दैट रिटायरमेंट के बाद जो इनको अमाउंट चाहिए एज पर एसडब्ल्यूपी वो मिल सके। तो वेल देखिए, अभी ये 10,500 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं। ओके, तो अगर ये 10 साल तक ऐसे इन्वेस्ट करती रहे तो हमें एक कॉर्पस डिसाइड करना होगा कि कॉर्पस कितना बनेगा। लेकिन 60 to 80,000 रुपीज कैलकुलेट करने के लिए कितना कॉर्पस लगेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी डेटा पॉइंट्स चाहिए। एक है कि ये एसडब्ल्यूपी कितने पीरियड के लिए करना चाह रही है, अभी उनकी उम्र हमें पता नहीं। सो अगर 2035 में रिटायर हो रही है, इन्हें एसडब्ल्यू कितने पीरियड तक करना है कि वो उसके बाद 10 साल 15 साल या 20 साल काम करते हैं हर्ष यहाँ पर। तो हर्ष हमें काम करते हैं ना, बिकॉज शी नीड्स 60 to 80,000 उनको पर मंथ चाहिए होगा आफ्टर 2035। तो कितना कॉर्पस आपके मुताबिक खड़ा हो जाना चाहिए ताकि ये अमाउंट इनको हर महीना मिल सके? अगर मैं थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन आपसे मांगू तो अप्रोक्सीमेट फिगर्स क्या होंगी? वेल, लिटिल डिफिकल्ट कविता टू गिव यू अपफ्रंट कि भाई हम तुरंत कैलकुलेट करें, क्योंकि एसडब्ल्यूपी बहुत लार्जली डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 80,000 रुपीज बोलती है मुझे हर महीने के निकालने, उन्हें 10 साल के लिए हर महीना चाहिए, 20 साल के लिए चाहिए, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। सो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट 60,000 पे 80,000 पे, लेकिन कितने पीरियड के लिए चाहिए वो हमें पता नहीं है। श्योर। तो रीमा, आपसे गुजारिश यही है कि ये डिटेलिंग अगर आपको एसडब्ल्यूपी को लेकर चाहिए तो अपना सवाल आप वापस हमें भेज सकती हैं। अब की बार फोन लाइन पर रहिएगा, आपसे गुजारिश ये है, और बाकी जो चेंजेस बता रखे हैं हर्ष ने उन पर आप अमल करें। प्रिया मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रिया, हाय, गुड इवनिंग। हाय कविता जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सांगली से बोल रहे हैं? या मैं सांगली से बोल रही हूँ। क्या हाल है वहाँ पर बारिश के मैम? हाँ, बारिश तो रोज चालू ही रहता है, आफ्टरनून में रोज बारिश है ही। रोज दोपहर में हो रही है? अच्छा, हाँ दोपहर में हो रही है बारिश। चलिए बढ़िया है। बताइए मैम, 90,000 पर मंथ फॉर 3 years। हाँ, 3 years के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। ओके, तो मुझे थोड़ा पोर्टफोलियो सजेस्ट कीजिए।
तो मैम आप रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगी ना 3 साल का ही, क्योंकि आपने ड्यूरेशन बताया है। 3 साल का अभी मैं मतलब 90,000 जो है वो 3 साल के लिए मैं करना ऐसा नहीं, वो तो सवाल नहीं है, बस मुझे इन्वेस्ट अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए। और मतलब 3 साल में ये जो अमाउंट है अभी मुझे 3 साल के लिए मैं फिक्स कर सकती हूँ, उसके बाद भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अभी 3 साल के लिए मुझे फिक्स करना है अमाउंट। तो थोड़ा सा मैम स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अगर आप हमें कहेंगे कि अगर आप हमें कह रही हैं कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 3 साल के लिए करना है, तो हम आपको बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास नहीं बता सकते। जैसे कि इक्विटी, शेयर बाजार आपने सुना होगा, शेयर बाजार में आप निवेश करती हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो उसके लिए भी आपका नजरिया थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, 5 या 7 साल से ज्यादा। क्या वो मुमकिन है? क्या इस टाइम होराइजन को मैं उतना बढ़ा सकती हूँ? या बढ़ा सकती हूँ, बढ़ा सकती। ठीक है। आपने अपनी एज दी है मैम, आई एम सॉरी, आपने 49 की अपनी एज दी है। क्या ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए या किसी खास पर्पस के लिए आप इकट्ठा कर रही हैं, जहां पर हमें लगता है कि शायद आपको इन्फ्लेशन की जरूरत हो काउंट इन करने की, और हम आपकी सहायता वहां पर करें? आप मुझे पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट बता सकती हैं? मैडम, पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा है, मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग है ऑलरेडी। ये जो मुझे ये अमाउंट है, हाँ, रिटायरमेंट का प्लानिंग है मेरा। ओके, ठीक है। हाँ, तो इस पैसे से आप रिटायरमेंट का पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं ना इस इन्वेस्टमेंट से? हाँ हाँ, राइट, ठीक है, राइट, वो समझ में आया मुझे। ओके, परफेक्ट। अप्रोक्सीमेटली कितना आपको जमा करना होगा? अगर मैं 5 इयर्स प्लस का टाइम होराइजन पकड़ूं, अगर आप 5 इयर्स मान लीजिए इन्वेस्ट करती हैं, कितना आपको इकट्ठा करना होगा बाय द एज ऑफ 54? अगर मैं आपसे समझूं तो आप कितना कॉर्पस चाहती हैं? कॉर्पस यू कैन से अराउंड मतलब 1.5 करोड़ का कॉर्पस मुझे चाहिए। 1.5 CR आपको चाहिए होगा ना? ठीक है। मैम, रिटायरमेंट के बाद की पूरी जिंदगी क्या 1.5 करोड़ से ही गुजारने का इरादा है या कुछ इंतजाम है पेंशन का? है मैडम, मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट है, फैमिली इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, तो काम चल जाएगा ना? हाँ, वो मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे ये फंड इस साल मुझे मिला है, तो ये मुझे ये इन्वेस्ट करना है 90,000। ठीक है, एक्स्ट्रा फंड मुझे मिला है इस बार। ओके, डन। चलिए बताते हैं आपको कि ये पैसे आपको कहाँ डालने हैं। 2-3 सवाल और आ रहे हैं मेरे दिमाग में लेकिन आपके बिहाफ पर, बट मैं हर्ष को बाद में पूछूंगी। हर्ष, हाउ डू वी गो अबाउट इट नाउ? तो देखिए कविता, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। पहले इन्होंने कहा था कि 3 साल के लिए करना है, वो जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। सो प्रिया जी, जो कविता ने पूछा था ना, उसका कारण क्या था मैं बता दूं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करती हो, कहती हैं कि मुझे 1 साल, 2 साल या 3 साल तक करना है, तो हम आपको जो स्कीम सजेस्ट करेंगे उसमें वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। उसमें इक्विटी, शेयर बाजार की जितनी वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव होता है, वो नहीं होना चाहिए। उसमें आपको फिर या तो हम डेट फंड देंगे या तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी के हिसाब से कोई फंड एलोकेट करेंगे। अगर आप कहती हैं कि नहीं, ये 3 साल नहीं, मुझे 5 साल तक करना है, तो हम उसमें शायद अग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपको दे दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं, ये पैसे मुझे जो जमा करने हैं वो मुझे 5 या 8 साल के बाद चाहिए, तो हम और एग्रेसिव जाके आपको इक्विटी फंड दे सकते थे। तो ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत स्पेसिफिकली जरूरत होती है। कारण ये कि आप शुरू किस टाइप के फंड से करें वो तय करता है ये। तो अभी आपका लक्ष्य जो है वो ये है कि आपको रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है, और आपका जो रिटायरमेंट का है टाइम होराइजन है वो 3 to 5 इयर्स भी जा सकता है। आप अभी 49 की है, तो आपके पास वो टाइम है कि आप उसे 5 साल तक भी खींच लें। तो आपकी प्रोफाइल को देखते हुए, टाइम होराइजन को देखते हुए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको इक्विटी का भी एलोकेशन रहेगा और डेट का भी रहेगा। और इक्विटी एलोकेशन जो है वो मार्केट की वैल्यूएशन को देखते हुए कम ज्यादा अपने आप ही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, वो फंड अपने आप करेगा। जो 90,000 का आपका अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, आप उसे स्प्लिट करके दो स्कीम्स में करें, ताकि 2 अलग फंड मैनेजर्स के पास आपके पैसे रहेंगे। एक है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। आप इन दोनों स्कीम्स में डिवाइड करके पैसे लगाएं, और ये दोनों एक ही कैटेगरी के, दोनों बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे लगता है ये ज्यादा सूटेबल होगा, कंसीडरिंग रिटायरमेंट की प्लानिंग है और कंसीडरिंग आपके पास करीबन 3 से 5 साल का टाइम होगा। मैम, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ, बताइए मैम। हेलो। जी मैम, पूछिए। हाँ जी, प्रिया जी, आप पूछ सकती हैं।
जी। हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांस फंड, और दूसरा फंड कौन सा बोला है? दूसरा हर्ष, मैंने आप रिपीट कोटक करेंगे? बैलेंस एडवांटेज फंड आपसे कहा था। कोटक। आईसीआईसीआई प्रू बैफ और कोटक बैफ। हर्ष, थोड़ा सा ये अग्रेसिव आप उनको रेकमेंड करेंगे जाना कि नहीं, कंसिडरिंग टाइम ड्यूरेशन वैसी है? कविता, मैं अग्रेसिव नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, दो कारणों से। एक है कि इनकी जो प्रोफाइल बेसिस पे समझ आ रहा है कि इन्हें जो मार्केट्स की एक एक्सपोजर है या समझ है, उस हिसाब से ये वॉलेटिलिटी शायद इतनी नहीं समझ पाए, तो हम प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिव जाते हुए इन्हें बैलेंस एडवांटेज फंड दे रहे हैं। दूसरा, अगर मैं 10% के हिसाब से भी अनुमान लगाऊं कि 5 साल में पैसा इकट्ठा कितना हो जाएगा, तो करीबन 70 लाख रुपया बनता है। अगर ये 90,000 रुपया हर महीने का अगले 5 साल तक करती है, तो ये लगभग 70,000 रुपये बनता है, 10% अजम्पशन। चलिए प्रिया जी, कुछ और सवाल पूछना है? हाँ कविता मैडम, लमसम अमाउंट एक 5 लाख मुझे इन्वेस्ट करना है। श्योर। वो कितने समय के लिए? वो अराउंड 15 ईयर्स के लिए करना है। वो 15 साल के लिए आप कर सकती हैं। मेरे ख्याल से इसको हम थोड़ा सा अग्रेसिव ले जा सकते हैं। हर्ष? या सो कविता, अगर हम 100% इक्विटी फंड देते हैं तो 5 लाख एक साथ ना जमा करें, वो उसे स्प्लिट करके एसडब्ल्यू के जरिए इन्वेस्ट करें। और एक ऑल्टरनेटिव मैं इनसे कहूंगा कि ये एक कॉमन कॉर्पस बना सकती है, तो 5 लाख लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर दें, 2.5 लाख रुपया आईसीआईसीआई अप्रूव बैफ में, 2.5 लाख रुपया कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में, और उन्हीं स्कीम्स में एसआईपी भी वापस करती रहे। तो आई थिंक ये ज्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच होगा इनके लिए। भले टाइम होराइजन इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 15 साल है, लेकिन अगर ये इस तरह से शुरू करेंगे तो इनके लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके। लार्ज और मिड कैप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या एक थोड़ा सा हिस्सा अग्रेसिव जा सकता है? अगर ये अग्रेसिव इक्विटी फंड में ले रही हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि लमसम ना करें। इनकी प्रोफाइल को समझते हुए मैं कह रहा हूं, जितना मैं इनसे बात करके समझ पाया हूं, मैं कहूंगा आप लार्ज कैप फंड बेशक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, लेकिन उसमें एसडब्ल्यूपी के जरिए, सॉरी एसटीपी के जरिए आए। एसटीपी के एक जरिए, साथ 5 हाँ। लाख या एक साथ 5 लाख रुपया ना लगा दें। ठीक है। प्रिया जी, ऑल द बेस्ट। और कोई सवाल हो तो आप वापस भेज सकती हैं और हम फिर से आपके सवाल का जवाब देंगे लाइव शो पर। अगली दर्शक मेरे साथ योगिता जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। योगिता, हाय, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। ओके ओके, बताइए योगिता, क्या करते हो आप? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। ऑलराइट, आपने अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया है या आप निवेश कर रही हैं या आपके हस्बैंड निवेश कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं ही बना रही हूँ। मैंने मतलब देखा है जैसे आपके टीवी से ऐसे देख के मैंने बनाया। इसी साल से बनाया मैंने, जनवरी से ही। अच्छा, ओ दैट्स लवली, थैंक यू सो मच। आप ट्रैक करती हैं शो को। आपने पराग पारिक का कौन सा ले रखा है? मैम फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप है ना। और मोतीलाल ओसवाल का कौन सा है? मैम मिड कैप है वो। ओके। निपॉन इंडिया ग्रोथ है? मैम निपॉन इंडिया जूनियर 20 करके कोई है, वो इतना मुझे नाम का ध्यान नहीं है। ठीक है। और कोटक का मल्टी कैप लिया है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो आपने ये जो शो में सजेस्ट होते हैं फंड्स, क्या उन्हीं को पोर्टफोलियो में डाल दिया है? हाँ जी हाँ जी। मैं मतलब मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल ही हाउस वाइफ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ ना, मतलब करना चाहिए थोड़ा सा आगे के लिए, इसलिए मैंने आपका शो देख रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज ठीक है। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा सा अमाउंट इसमें कोशिश की है करने की। तो सराहना करते हैं। देखिए, आपने एक एक कदम आपने उठाया है, लेकिन एक वादा कीजिए, अगली बार आप जब मुझे कॉल करेंगी और मेरी आपसे बात होगी, तो आप ये नहीं कहेंगी कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है। आप कहेंगी मैं एक निवेशक हूँ और मैं सफल निवेशक हूँ, और ये मैंने बात आपके शो से सीखी है। प्रॉमिस? प्रॉमिस मैम। ऑलराइट योगिता, बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप जैसी महिलाएं जब हमें कॉल करती हैं तो न सिर्फ हमें प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि वो तमाम महिला निवेशक या वो महिला जो कम से कम अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए कदम उठाने के बारे में सोच रही थी और उठा नहीं पा रही थी, उन्हें प्रेरणा मिलती है। सो थैंक यू योगिता, आपने अपना सवाल हमें दिया और हमें मौका दिया कि हम आपके सवाल के ज़रिए बाकी महिलाओं को भी इसकी सीख दें और समझ दें। हर्ष, बताइए कैसे आगे बढ़ाएंगे आप योगिता के निवेश को? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने देख के इंस्पिरेशन लेके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 3,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं,
तो योगिता, मेरी सजेशन आपके लिए बस इतनी सी रहेगी कि आप अभी अपने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करिए। कोई भी एक स्कीम लेती ना, उतना भी बहुत होता आपके लिए। आप अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, मतलब आप अपने लिए काम मत बढ़ाइए। 3,000 रुपए के लिए आप एक, आपका कोटक मल्टी कैप फंड आपके पास है। अब ये फंड क्या करता है, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट करता है। तो एक ही स्कीम ले लीजिए, ताकि प्रोसीजरली भी आपको ज्यादा भागम दौड़ी कुछ नहीं करनी पड़ेगी। एक फंड रहेगा आपका जिसमें आपको पूरा मार्केट का एक्सपोजर इन दैट सेंस मिल जाएगा। सो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि पूरा 3,000 रुपए आप सिर्फ कोटक मल्टी कैप में करें, बाकी कोई और स्कीम मत रखें, ताकि आपके लिए भी जो प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड कोई भी सर्विसिंग इश्यूज है वो एक ही फंड हाउस के साथ करनी पड़े। तो सारा एक ही स्कीम में रखिए, कोटक मल्टी कैप फंड। तो आपको कोटक मल्टी कैप जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है। योगिता, क्या आप समझना चाहती हैं कि कोटक मल्टी कैप किस तरह की स्कीम है, या आपने पढ़ा है इसके बारे में? नहीं मैम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने ना 2,000 रुपए ऐड किए हैं इसमें कोटक में, अभी इसी महीने से 1,000 रुपए डर गए थे, 2,000 और ऐड किए हैं इसमें। तो ये स्कीम तो 3,000 की कर दी है 3,000 मैंने हो गया है, तो टोटल आपका हाँ जी, कोटक हाँ जी। मल्टी कैप में 3,000 रुपए हो गया है, हाँ जी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ठीक बाकी है, इसमें तो वो 2,000 है, 5,000 हाँ, हो तो गए। हर्ष अब टोटल 5,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है। हर्ष, वुड यू रेकमेंड, 2 फंड्स आप रेकमेंड करेंगे उन्हें? तो कर सकती हैं फिर। तो अगर कोटक मल्टी कैप में 3,000 हो गया, बाकी आपके पास फिर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। तो आप अगर एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच ले, मेरा फर्स्ट सजेशन तो ये रहेगा कि आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 2,000 और कोटक मल्टी कैप में 3,000 करके सफिशियंट हो जाए। और मैं नहीं जा रहा हूं कि इस पॉइंट्स में कि भाई मिड कैप आप ऐड करो वगैरह। आई डोंट नो वेदर आप इतनी कंफर्टेबल है कि नहीं, बस सिंपल रखिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, इन दोनों स्कीम्स में आप अपना 5,000 रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट कर दीजिए। योगिता, कुछ और पूछना है हर्ष को? हाँ, मैम मैं ये पूछ रही हूँ मैं कि जो दोनों चल रहे थे इन्हें बंद कर दूं, मोतीलाल ओसवाल और ये जो निपॉन का फिलहाल है? इनमें आप निवेश रोक सकती हैं, निवेश फिलहाल रोक सकती हैं। कितना, एक ही साल हुआ है ना इन्वेस्टमेंट किए हुए? 1 साल पूरा हाँ जी, हो हाँ गया? जी, नहीं मैम, अभी ज्यादा नहीं है, 1 साल में नहीं, 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने हुए। हर्ष, फिलहाल इन्वेस्टमेंट रोक देंगे? हाँ, रोक दे। बाकी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निपॉन जूनियर बीज में रोक दे, और इनफैक्ट रिडीम करके 2 स्कीम में ही आगे से कंसोलिडेट कर लें। कुछ ज्यादा उसमें कोई फर्क नहीं ठीक पड़ने है, वाला आपके लिए। आप पारंपरिक ठीक फ्लेक्सी है। कैप और कोटक मल्टी कैप में ही बाकी निकाल के इन दोनों में वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। चलिए, तो उनको आप इन बाकी फंड्स में लगा सकती हैं। योगिता, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रोशनी का सवाल लेंगे। ये भी नई दिल्ली से अपना सवाल पूछ रही हैं, यूट्यूब के ज़रिए भेजा है। 50 इयर्स ओल्ड, 6 लाख ये कह रही हैं। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है 3 लाख, और मोतीलाल का ही इनके पास लार्ज एंड मिड कैप है 2 लाख रुपए। HDFC फ्लेक्सी कैप इज़ अगेन 2 lakhs। और मैं ये नहीं जानती कि ये अपने अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू बता रही हैं या इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है, और कितने साल तक ये करना चाहती हैं उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। रोशनी जी, अगर आप सुन सकती हैं, आपका सवाल तो हम ले रहे हैं, लेकिन मैम सवाल में बहुत सारी कमियां हैं, कुछ डिटेल्स मिसिंग है। अगर वो आप दे देती तो हर्ष के लिए आसान होता आपको सलाह देना। हर्ष, यहाँ पे कुछ सिनेरियोज आपको अज्यूम करने होंगे। अज्यूमिंग कि इन्होंने इन पैसे में, इन फंड्स में लमसम निवेश कर रखा है, और मान लीजिए 10 साल तक का इनका टाइम होराइजन है। फंड मिक्स जो कि बहुत ज़्यादा टिल्टेड है एक ही AMC की ओर, तो वहाँ पर डाइवर्सिफाई ये कर सकती हैं, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे इनको? कविता, सिंपल पॉइंट एक है, मेरा ऑब्जर्वेशन भी यही था कि टोटल में ये 13 lakhs इन्वेस्ट कर रही हैं, और ये 3 स्कीम्स इनके पास मोतीलाल ओसवाल की और एक HDFC की है। तो जब आपके पास 40 से ज्यादा फंड हाउसेज हैं, इतने अलग अलग फंड मैनेजर्स हैं, तो क्यों ना हम उनके एक फंड हाउस लेवल पे और फंड मैनेजर लेवल पे भी हम डाइवर्सिफाई करें। तो मेरा सुझाव इनके पास इतना ही रहेगा कि प्योरली फॉर द सेक ऑफ फंड हाउस AMC डाइवर्सिफिकेशन एंड फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन, मैं आपको 2 स्विचेस बता रहा हूं जो मोतीलाल ओसवाल से आप दूसरी स्कीम में जाएंगी। ये नहीं कि जो स्कीम में आप इन्वेस्ट करें वो खराब है, सिर्फ इसके लिए कर रहा हूं ताकि आप एक दूसरे फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफाई हो जाए। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की जगह पे आप ICICI अप्रूव लार्ज एंड मिड कैप लें। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की जगह पे आप टाटा स्मॉल कैप ले लें। सो मैं सिर्फ एंड प्योरली, वापस दोहरा रहा हूं, प्योरली AMC लेवल म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अब आपको ये देखना होगा कि इस पे जब आप स्विच करेंगी तो कोई कैपिटल गेन्स का क्या इंपैक्ट है, तो वो एक बार ध्यान में रखिए। कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्विच मैं फंड हाउस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, आपके पास ICICI एज अ फंड हाउस आ जाएगा, टाटा, मोतीलाल ओसवाल एंड HDFC। तो आपके पास 4 डिफरेंट फंड हाउसेस रहेंगे, 4 डिफरेंट फंड हाउसेस की एक्सपर्टीज आपके डिस्पोजल पे रहेगी।
इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये स्विचेस आप कर लीजिए। ऑलराइट, रोशनी को ये सलाह आपने दी है। स्नेहा का मैं सवाल लूँगी। इनका टारगेट है 12 साल में, पहला टारगेट है इनका 12 साल में 1.5 करोड़ रुपए, और उसके 6 साल के बाद 2 करोड़ रुपए इनको और चाहिए। 10 से 20% इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप कर सकती हैं। 3 लाख का इनको लमसम इन्वेस्ट भी करना है। पोर्टफोलियो में इनके पास फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का, लार्ज कैप है मिरा एसेट का, और मिरेगा ही इनके पास मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप, मल्टी कैप का कोटक का मल्टी कैप है, और इन्वेस्टमेंट इनकी 5-5 हज़ार रुपये की इन सब में जारी है। हर्ष। तो देखिए कविता, इनका जो एलोकेशंस है, स्कीम्स है, वो अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई दिक्कत है कि भाई इन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा स्कीम्स जोड़ रखी हैं या अमाउंट का एलोकेशंस गलत है। सिर्फ एक कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से बताऊंगा, इन्होंने एक मिराई का लार्ज कैप ले रखा है और मिराई का एक मिड कैप ले रखा है, और 2 अलग अलग स्कीम्स हैं। मिराई म्यूचुअल फंड के पास इटसेल्फ एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। सो जो आप अलग अलग फंड स्कीम्स के तौर पे कर रही है, एक लार्ज कैप एक मिड कैप है, क्यों ना एक मेरा लार्ज एंड मिड कैप ही ले लें, तो 2 स्कीम्स की जगह आपके पास एक स्कीम होगी और पर्पस जो है पूरा मीट हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही सजेशन था कि मेरा लार्ज कैप एंड मेरा मिड कैप जो अलग अलग रूप में आप चला रही हैं, उसकी जगह आप मेरा लार्ज एंड मिड कैप एक ही स्कीम ले लें और उसमें पूरा 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें, तो एक आपका उस तौर पे एक स्कीम कंसोलिडेट हो जाएगा। जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है 3 लाख रुपए का, वेल वो आपके जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज की हैं। आप वो 3 लाख रुपया इन्हीं स्कीम्स में टॉपअप के रूप में एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए, जिसमें आप एसआईपी कर रही हैं। अभी आपको कोई और दूसरी स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके गोल्स हैं, आपने कहा कि पहला गोल है कि 12 साल में आपको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और उसके 6 साल बाद आपको 2 करोड़ चाहिए। सो वेल, अगर जो आप अभी इन्वेस्ट कर रही हैं उसका मैं अगर 12% से अनुमान लगाऊं तो 12 साल बाद आपके पास करीबन 90 से 92 लाख तक होने वाला है। सो जहां आपका टारगेट है कि आपको 1.5 करोड़ चाहिए, उसके लिए ही पहले शॉर्टफॉल होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको ऑफ कोर्स बढ़ानी पड़ेगी या अपने गोल्स को थोड़ा मॉडरेट करके कम करना होगा। सो ओवरऑल यही सलाह है मेरी आपके लिए कि बहुत फेरबदलाव करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, और जो टारगेट है वो आप उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा। शो का आखिरी सवाल लेंगे हर्ष, और ये होगा शोभा का। 17,200 की मंथली एसआईपी है, और एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स, एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स भी है इनके पास, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी, और आईसीआईसीआई का एनर्जी फंड है इनके पास। बताइए। अगेन मेरे पास डिटेल्स की कमी है, टाइम होराइजन नहीं है। अज्यूमिंग शोभा ने अच्छा खासा इक्विटी को ध्यान में रखते हुए एज एन एसेट क्लास ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट में की है। बताइए। तो वेल कविता, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको 9 स्कीम्स चाहिए ही नहीं। जब आप 17,200 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 9 स्कीम की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो डेफिनेटली कंसोलिडेट कर सकती हैं। सो ऐसे चेंजेस करें जो मैं अभी बता रहा हूं कि एक इंडेक्स फंड रखें। इनके पास 2 इंडेक्स फंड है, तो कोई भी एक इंडेक्स फंड रखें, जैसे एचडीएफसी बीएससी सेंसेक्स प्लान हो गया, और उसी में 2,000 पूरा कर दें। इन्होंने निफ्टी का 51,000 उसमें डाल रही, सेंसेक्स में 1,000 जरूरत नहीं है। आप एक ही इंडेक्स रखें, काफी है। दूसरा, स्मॉल कैप भी ये एक ही रखे तो काफी, इनके पास 2 है। सो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ये पूरा 6,000 रुपए कर दें इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 स्कीम्स। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये कि 2 इनके पास थीमेटिक फंड्स हैं, तो ये डिसाइड कर ले कि इनको अगर दोनों थीम्स और सेक्टर्स में रहने हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी एक रखेंगे, या तो ये अपना इनोवेशन फंड रखें या तो ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी रखें, डिसाइड कर लें। सो आई थिंक उस हिसाब से थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। 3 स्कीम्स कम हो जाएगी, 9 की जगह इनके पास 6 स्कीम रह जाएंगी। और ये पोर्टफोलियो जो है वो अभी अगले 2 साल के बाद एक बार रिव्यू करें और इनको ट्रैक करें कि इन्हें कोई चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। ऑलराइट, विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश में सवाल जवाब के सिलसिले को हम फिलहाल यहीं थामते हैं। और हर्ष, आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया, और महिलाओं की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम शो में आगे बढ़ेंगे।